हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने 4 अप्रैल को होने वाले विज्ञान के पेपर के बारे में। ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके विज्ञान के काफ़ी मॉडल पेपर मान के चलिए आपको 6 से 8 मॉडल पेपर यहाँ पे आपको मिलेंगे। उनके बाहर आपके एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें आपको नामांकित चित्र कौन कौन से याद करने वो सारे, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हों सभी के बेहतरीन मॉडल पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, जिनके आधार पे आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो आप कहेंगे हम उसमें मिलाते हैं खाद। ऑप्शन द करेक्ट होगा। जैव अनिम्नीकरण पदार्थ बताना है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, जिसका अपघटन नहीं हो सकता प्रकृति में, तो आप कहेंगे लकड़ी का हो जाएगा, सब्जी के छिलकों का हो जाएगा, कागज का हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का अपघटन नहीं होगा। तो ऑप्शन ब करेक्ट हो गया। सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं उसे हम कहते हैं मिट्टी का तेल, क्योंकि सोडियम बहुत ही क्रियाशील, सोडियम और पोटेशियम होता है ना, सोडियम के और पोटेशियम, सोडियम होता है Na और पोटेशियम होता है K, इन दोनों को, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है कैलियम और इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, ठीक है ना, उसके कारण इनके प्रतीक चिन्ह अलग होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि ये बहुत अभिक्रियाशील होने से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण दीजिए। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन मतलब जो कभी नष्ट नहीं हो, तो हम कहेंगे वन हो सकते हैं, ठीक, कोयला, पेट्रोल हो सकते हैं, वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जंतु जो है संकटापन्न स्पीसीज की श्रेणी में आते हैं? तो काले हिरण, ठीक है ना। घर्षण है, घर्षण क्या है? शत्रु और मित्र दोनों है, ठीक है। किसकी वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो पुरुष की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आसुत जल में यदि हम नमक घोल दें, क्या घोल दें? नमक, तो विद्युत का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये विद्युत का चालन करने लग जाएगा, सुचालक हो जाएगा, क्योंकि आसुत जल जो होता है जिसका pH 7 होता है, pH मान, ठीक है ना, जब pH मान इसका 7 होता है तो ये जल विद्युत का सुचालन नहीं करता है, चालन नहीं करता है। लेकिन अगर इसमें हमने नमक डाल दिया तो इसका pH बदल जाएगा और जिससे ये विद्युत का चालन करने लग जाएगा। किसी भूकंप की शक्ति का परिमाप को खाली जगह में व्यक्त किया जाता है, किसमें? तो आप कहेंगे रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर पैमाना। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। फसल उगाने के पहले यानी प्रथम चरण मिट्टी को क्या करते हैं? हम तैयार करते हैं मिट्टी को। सेकंड देखिए, धातुएं अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस छोड़ती है, हाइड्रोजन गैस उनमें से रिलीज होती है। फिर देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है परिष्करण। क्या कहलाता है? परिष्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्या बनाए जाते हैं? वन्य जंतु अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और जैव मंडल, यहाँ तक आपको लिखना है, वन्य जंतु अभ्यारण्य एवं जैव मंडल बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक टोडपोल, ठीक है ना, या आप जिसको कहते हैं विकसित होता है, मतलब टोडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में बदलता है उसे हम कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं? कायांतरण, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, जिसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है, रबी की फसल का उदाहरण देना है। रबी की फसल के 2 उदाहरण, तो 2 कोई भी लिख सकते हो, गेहूं, चना, मटर, ठीक है ना। 2 अधातु पदार्थों के नाम, तो आप कहेंगे अधातु पदार्थ जो गैसें होती सारी अधातु हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये सारे अधातु हैं, ठीक है ना। धातु बोलते तो सोडियम, पोटेशियम, आयरन, गोल्ड, सोना, चांदी, ठीक है ना। फिर है PCRA का पूरा नाम बताइए, तो आप कहेंगे पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, यानी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, ठीक है। अगला देखिए, सजीवों के जनन हेतु क्यों, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम कहेंगे जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखने योग्य बनाता है। प्रत्येक जीव एक निश्चित अवधि तक जीवित रह सकता है और जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। तो जनन क्यों आवश्यक है? ताकि ये सृष्टि बनी रहे, ठीक है ना। निषेचन के प्रकार लिखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। निषेचन के प्रकार, तो निषेचन होते हैं 2 प्रकार के, क्या? आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन।
आंतरिक जो मादा के शरीर में होता है, ठीक है, और बाह्य जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन जिसमें आपको मैचअप मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखिए क्या करना है। पहला बोला है आपको जीवाणु, जीवाणु कौन सा है, तो जीवाणु हम कहेंगे अपने होगा, जीवाणु कौन सा होगा, ये वायरस है, हैजा कारक है, और मिलाएंगे आप मलेरिया का, ठीक है ना। राइजोबियम क्या होगा, राइजोबियम होगा अपने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, आप कहेंगे दही का जमना, ठीक है। हीस्ट क्या होता है, तो हीस्ट होता अपने ये ब्रेड बेकिंग, इसमें मिला देंगे। और एक प्रोटोजोआ क्या होगा, ओहो प्रोटोजोआ हम जीवाणु नहीं मिलेंगे, प्रोटोजोआ एक मलेरिया होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये इसका है, ठीक है। और एक विषाणु क्या होगा, HIV वायरस। तो जीवाणु क्या होगा, हैजा का कारक, ठीक है ना। एक बार फिर से बताता हूं मैं, जीवाणु हैजा का कारक मिला दीजिए, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, लैक्टोबैसिलस दही का जमना होता है, हीस्ट क्या करता है, ब्रेड बेकिंग होता है, ठीक है ना। प्रोटोजोआ एक मलेरिया होता है, ठीक है, मलेरिया कारक। और विषाणु क्या होता है, विषाणु होता है अपना एड्स या HIV वायरस के लिए, ठीक है ना। तो ये मिला देंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, पॉलीथीन क्या है। तो पॉलीथीन क्या है, देखिए पॉलीथीन होता है अपने पॉलीएथिलीन एक योगात्मक बहुलक है और व्यापार में पॉलीथीन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यह ताप प्लास्टिक है तथा गर्म करने पर नरम हो जाता है, जिससे विभिन्न आकृतियों में ढाला जा सकता है। यह जल, अम्ल, क्षार और कार्बनिक विलायकों द्वारा अप्रभावित रहता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए या फिर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा कि अगर मिट्टी की ऊपरी परत हट जाए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी, तो मिट्टी की परत हटने के कारण नीचे से कठोर चट्टानें दिखाई देंगी और मिट्टी की ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाएगी, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी और धीरे धीरे मरुस्थलीकरण के तहत मरुस्थल बन जाएगी, ठीक है ना। अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो हम कहेंगे CO2 की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा, पेड़ पौधों का विकास और तेजी से होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से क्या होगा कि हमारे रहने लायक वातावरण नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे रहने के लिए क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न होगी और हमें भयंकर नुकसान होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा नियंत्रित रहनी चाहिए। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो निषेचन प्रक्रम क्या होता है, मनुष्य में जनन के प्रक्रम में सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। इस प्रक्रम में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है। निषेचन में क्या बनता है, युग्मनज बनता है और नई संतति के कुछ लक्षण माता और पिता से वंशानुगत होते हैं, मतलब कुछ लक्षण माता से आते हैं, कुछ पिता से आते हैं। और शरीर के अंदर निषेचन होता है, इसे हम आंतरिक निषेचन भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और आप ये जानते हो कि नर और मादा में कौन कौन से जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें कौन से होते हैं, नर में होता है X और Y और मादा में होता है X और X, जिसमें लड़के के जिम्मेदार के लिए Y होता है और लड़की के लिए X, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है। तो चिकनी सतह चलने के लिए घर्षण ठीक नहीं होता, क्योंकि घर्षण उस पर चिकनी सतह पे कम होता है, जिसके कारण फिसलने का डर रहता है, इसलिए चलना कठिन होता है, ठीक है ना। अब क्या है कि आकाश में तड़ित और मेघ गर्जना की घटना एक समय होने पर भी समान दूरी से है ना, तड़ित यानी बिजली चमकना पहले दिखाई देती है और गर्जना यानी आवाज़ बाद में, जो गड़गड़ाहट होती है बाद में सुनाई देती है। ऐसा क्यों, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि तड़ित पहले दिखाई देता और मेघ गर्जना बाद में। कारण उसका है कि वायु में प्रकाश की चाल है ना, वो 3 × 10⁸ कहने का मतलब स्पीड क्या होती है, 330 प्रति सेकंड की स्पीड होती है, चाल होती है ध्वनि की तो होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, जबकि अपने प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रही है, कौन, प्रकाश चल रहा है, और ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड। तो सोचिए, प्रकाश हमें पहले ही दिखाई देगा क्योंकि हमारे आंखों के प्रकाश पहले ही पहुंच जाता है, और ध्वनि क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा धीमे है, ठीक है ना, उसके कारण हमें बाद में सुनाई देती है आवाज़, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला है सुचालक और हीन चालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। अंतर, इधर सुचालक लिख देंगे, इधर लिख देंगे कुचालक।
ठीक है। इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं। प्रतिरोध बहुत कम होता है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। कम होता है तभी तो इसमें चल पाते हैं, ठीक है ना, विद्युत सुचालन हो पाता है, ठीक है ना। ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, इसमें प्रवाह आसानी से नहीं होता। और विद्युत क्षेत्र सतह पर होता है और किंतु पदार्थ के अंदर शून्य होता है, और इसमें विद्युत क्षेत्र कुचालक पदार्थ मौजूद नहीं होता है। इसमें उदाहरण ले लेंगे आप, जो सुचालक होते हैं कौन कौन, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। और कुचालक कौन होते हैं, पेपर, रबर, कांच, लकड़ी, ठीक है ना, ये कुचालक हो गए, ठीक है। अगला सवाल हमसे क्या पूछा है कि तड़ी से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताइए। तो तड़ी से सुरक्षा के 3 उपाय क्या लिख सकते हैं। वाहन में हो तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए। यदि खुले क्षेत्र में हो तो जमीन पर सिमट कर बैठ जाना चाहिए। विद्युत तार और धातु की चीज़ को छूना नहीं चाहिए, ठीक है। और तार वाले फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर अगला पूछा है, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या करनी तो आप कहेंगे नहीं, आकाश में तारे जो है गति नहीं करते, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्योंकि पृथ्वी अपने पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए नजर आते हैं। पृथ्वी के कारण तारे वास्तव में अपनी स्थिति से हिलते भी नहीं हैं, ठीक है ना। और पृथ्वी अपने अक्ष की दिशा में स्थित रहती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमसे क्या पूछा है, अगला पूछा है वन महोत्सव क्या है, ठीक है ना। तो देखिए वन महोत्सव क्या है। तो वन महोत्सव जो है ना, जुलाई के पहले सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के अंदर होता है, ठीक है। ये वनों के बारे में जागरूकता फैलाने का एक अभियान होता है, ठीक है ना। उसके लिए वन महोत्सव मनाया जाता है। ये एक वार्षिक वृक्षारोपण उत्सव है और पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। वन महोत्सव पर लोग पौधे लगाते हैं और लोगों को, अन्य लोगों को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोला है खाद्य विषाक्तता से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आने आपके, बिल्कुल यही आने, समझ के चलिए, ठीक है ना। तो खाद्य विषाक्तता क्या होता है कि विषाक्त भोजन यानी दूषित भोजन जो बीमारी पैदा करता है, ये तब होता है जब खाना दूषित कर दिया जाए, खराब हो जाए। आमतौर पे बैक्टीरिया, वायरस खाने को खराब कर सकते हैं, और विषाक्त भोजन हमारे लिए बहुत ही खराब होता है। इसके खाने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, और इसमें नॉर्मली बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ये होता है, ठीक है ना। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। कहने का मतलब प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होता। तो बहुत ही आसान है, प्लास्टिक हवा और पानी के साथ क्रिया नहीं करते, इसके कारण प्लास्टिक असंक्षारक, कभी नष्ट न होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखिए, प्लास्टिक से बनी वस्तु लंबे समय तक प्रयोग करते हैं हम, और घर में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के डिब्बे, बाल्टियाँ सालों साल चलते हैं, जबकि बाकी चीज़ें जो होती हैं उनके, प्लास्टिक की जो नहीं होती, वो धीरे धीरे जल्दी खराब होती है मुकाबले प्लास्टिक के, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा है क्या आप नींबू का जो अचार है उसे एल्यूमिनियम के पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो क्यों नहीं, तो हम नहीं रख सकते। कारण क्या, एल्यूमिनियम क्या एक धातु है अपना, जो कि जब भी अम्ल, नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तो अम्ल से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है, जिसे खाने से मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए हम एल्यूमिनियम के पात्रों में नींबू का अचार नहीं रखते हैं, ठीक है। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ये समाप्त होने वाले संसाधन क्यों हैं, क्योंकि ये सीमित मात्रा में, और ये बने किससे, मृत जीवों और मृत वनस्पति से बने हैं, ठीक है ना। तो लाखों, और इनको बनने में लगते हैं लाखों वर्ष, तो इनकी भंडार जो है वो सीमित है, इसके कारण ये समाप्त होने वाले संसाधन है। अगर इनका ज़्यादा उपयोग किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, घर्षण हानि रहित होते हुए भी आवश्यक है, क्यों। उदाहरण दे, कहने का मतलब घर्षण हानि करता है हमारी, फिर भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि घर्षण जरूरी है, क्योंकि घर्षण के बिना कार्य संभव नहीं है। हम अगर लिखते हैं तो भी घर्षण चाहिए, ठीक है ना, बोलते हैं तो भी घर्षण चाहिए। तो देखिए, वाहनों में ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक पैडों का इस्तेमाल करना, ठीक है, घर्षण जरूरी है यहाँ पे। कबड्डी वाले खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि घर्षण उनका बढ़ जाए, ठीक है ना। चलते समय अधिक बल लगाकर पैरों द्वारा जमीन को पीछे धकेलना, घर्षण चलने के लिए जरूरी। कारखानों में जो पहिए होते हैं उनके लिए जरूरी, ठीक है ना। और सर्दियों में आपस में हाथ रगड़ के ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, वहाँ भी घर्षण है। कहने का मतलब घर्षण बहुत ही आवश्यक है,
ठीक है ना। हालांकि इससे नुकसान होते हैं कि जूते घिस जाते हैं, गाड़ियों के टायर घिस जाते हैं, ठीक है, मशीनों में जो बेयरिंग लगे होते हैं वो घिस जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन घर्षण जरूरी है। अगला देखिए 19वां प्रश्न क्या दे रखा। 19वें क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आप नींबू के रस में संप्रेक्षित के स्वतंत्र सिरों को डुबाते हैं। कहने का मतलब आप नींबू में एक संप्रेक्षित लेते हैं और उसके स्वतंत्र सिरों को डुबाते हैं, चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हाँ, ऐसा होने के कारण हम व्याख्या कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जब किसी हम परीक्षित्र यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होने के कारण विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और विद्युत धारा दुर्बल होने के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। धारा जितनी प्रबल होगी चुंबकीय सुई उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप से बचाव के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो देखिए, पहला, खुले मैदान की ओर भागें, ठीक है। अगर किसी बिल्डिंग दफ्तर में उससे बाहर निकल आए, ठीक है ना, खुले मैदान भाग जाएं। किसी बिल्डिंग के पास खड़े बिल्कुल भी नहीं रहें। दरवाजे और खिड़की को खुला रखें, ठीक है। घर के सभी बिजली के जो स्विच होते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह क्या है, क्या होते हैं ये। तो देखिए, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है ना, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, ठीक है ना, सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को शुरू किया गया। ये क्या होते हैं कृत्रिम उपग्रह, जो प्राकृतिक रूप से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जो कि मौसम संबंधी अवलोकन, जासूसी, रिमोट सेंसिंग, दूरसंचार, इन सभी के बीच में संबंध स्थापित करते हैं और हमें जानकारी देते हैं। उसे हम कहते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो कि मनुष्य द्वारा भेजे गए हैं। अपना प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, जो है चंद्रमा, ठीक है ना। उसके अलावा कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं ताकि जितने भी मैप होते हैं, जितने भी कांटेक्ट करने के लिए जो मोबाइल फ़ोन काम करते हैं, टीवी वगैरह, ये सारे रिमोट सेंसिंग, जितने भी काम करने वाली चीज़ें, मौसम संबंधी जानकारी, ये सारे हमें कृत्रिम उपग्रह से जानकारी मिलती है। अगला देखिए, ये बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला बोला है कि सिंचाई किसे कहते हैं और संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंचाई के बारे में, उचित समय में और विभिन्न अंतराल में खेतों को जल देने की क्रिया होती है, उसे हम सिंचाई कहते हैं। इसकी 2 विधियां, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट चीज़ है, ठीक है ना, और पढ़ना जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। अगला बोला है आपको इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए आप टेबल बना रखी है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। वन्य प्राणी उद्यान या जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, जिनमें जंतुओं संसाधनों में आदिवासी की पारंपरिक ढंग से जीवन व्यापन करने की जगह होती है। मतलब यहाँ इनके साथ, जानवरों के साथ आदिवासी भी रहते हैं। फिर चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में, चिड़ियाघर में क्या होता है, जंतुओं को संरक्षण दिया जाता है, इसमें वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है। ये कृत्रिम आवास होता है, ये प्राकृतिक होता है। कहने का मतलब ये नेचर में बना हुआ होता है और ये बनाया जाता है मनुष्य द्वारा, ठीक है ना। और इसमें तैयार किया हुआ जंतुओं को भोजन खिलाया जाता है, इसमें भोजन खुद जानवर हासिल करते हैं, ठीक है ना। फिर पूछा था कि संकटापन और इसमें विलुप्त स्पीशीज में क्या अंतर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और ये स्पीशीज देखने को नहीं मिलते, मतलब खत्म हो चुकी है। इनका उदाहरण बाघ है और इनके उदाहरण डायनासोर है, ठीक है। वनस्पति जात क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें वनस्पति जात कहते हैं, जैसे साल, सोगान, ठीक है ना, पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र में है, ठीक है ना। और प्राणी जात में क्या होता है, ये विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या है। ये पेड़ पौधों, वनस्पति और प्राणी जात में जीव जंतु, ठीक है, जैसे हिरण, चीतल, ये वाले जीव, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अपना कि आपको इनमें से दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है ना। तो देखिए, हम ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और अवश्रव्य तरंगे। तो अवश्रव्य तरंगे क्या होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति की तरंगों को अवश्रव्य कहते हैं। इसे हमारे कान नहीं सुन सकते और इनसे क्या, इस प्रकार की तरंगे बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न की जाती हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में यही आएंगे, ठीक है ना। श्रव्य तरंगे क्या होती है, ये 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है ना। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, HZ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, HZ, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
और इनकी तरंगें, जो श्रव्य तरंगें कौन सी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। इन तरंगों से हमारे कान इन तरंगों को सुन सकते हैं। और पराश्रव्य में क्या होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, इन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य कान इनको नहीं सुन सकते, किंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन्हें सुन सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण के कारक रोकथाम ये बताइए। तो इसके लिए यहाँ ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जागरूकता लानी चाहिए, जहाँ शावर का इस्तेमाल करते हैं बाल्टी भर पानी का करना चाहिए, शेविंग करते समय नल को बंद करने लेना चाहिए। ठीक है, बर्तन धोते समय नल को बंद रखना चाहिए। ठीक है, जल को अब बचाने के तरीके में और क्या क्या, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताए, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपकी साइंस की, मैथ्स की, जो सामाजिक विज्ञान है उसकी सभी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी वगैरह सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।